Hey everyone, how are you everyone? So today we are going to start. आज हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है गवर्नमेंट बजट से। सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, या सबसे पहले हम पूछते हैं कि व्हाट इज अ बजट। देखो, व्हेनेवर वी आर थिंकिंग अबाउट द बजट, बजट एक ही चीज होती है यार, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। इन द सेम मैनर हमारी गवर्नमेंट भी सोचती है, पैसे उसके पास भी होते हैं, पैसे उसके पास भी आते हैं, एंड दे आर गोइंग टू थिंक इट लाइक दिस कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। सो व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट मीन्स एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। पिछले साल आपके पास कितना पैसा आया और इस साल आप वो पैसा कहाँ खर्च करने वाले हैं, उसका एस्टिमेट जो दिखाया जाता है वो कहाँ दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है गवर्नमेंट बजट में। और आपको पता है हमारा बजट कौन अनाउंस करता है? हमारा बजट अनाउंस करता है बाय चीफ मिनिस्टर, बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। एंड हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर राइट नाउ? निर्मला सीतारमण। कब अनाउंस होता है? 1 फरवरी, राइट? सो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? कितना रिसीट्स आया और कितना खर्चा हुआ, हमारा कितना खर्चा हम करने वाले हैं। जब इस साल 1 फरवरी में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करेंगे कि हम खर्चा कहाँ कहाँ करने वाले हैं, कहाँ, वो भी पार्लियामेंट में, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। और इसी को हम यूनियन बजट भी कहते हैं। आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? न्यू ईयर तो सबको पता है 1 जनवरी स्टार्ट होता है, बट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट जब सरकार बजट बनाती है तो उसकी कोई तो सोच होती होगी, उसकी कोई तो नियत होती होगी, उसकी कोई तो ऑब्जेक्टिव होता होगा। लाइक सपोज मैंने बजट बनाया तो मेरी कोई तो सोच होगी, किसी वजह से तो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया होगा, किसी वजह से तो मैं बजट बना रही हूँ। तो देखो, जैसी सोच वैसा ऑब्जेक्टिव, जैसी सोच वैसा ऑब्जेक्टिव। लाइक सपोज सरकार की सोच ये है, सपोज गवर्नमेंट इज गोइंग टू अनाउंस इन अ गवर्नमेंट बजट, यार इस साल तो हम हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगाएंगे। आई थिंक लगा भी चुकी है, सिगरेट्स पे, टबैको पे। तो अगर गवर्नमेंट की सोच ये है कि हम हार्मफुल गुड्स पे जीएसटी लगाएंगे, तो गवर्नमेंट की सोच ये नहीं है कि उन्होंने उससे पैसा कमाना। गवर्नमेंट की सोच है सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट की सोच है कि भला करना है लोगों का, कि सो दैट कहीं ना कहीं हार्मफुल गुड्स का कंजम्पशन कम होना चाहिए। बट इस चीज के लिए बजट में अनाउंस करना पड़ेगा। यस, बजट में अनाउंस करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में ही अनाउंस करना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट की सोच ये है कि भैया मुझे हार्मफुल गुड्स पे जीएसटी लगानी है, टैक्स इंक्रीज करना है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने बजट को यूज करने वाली है, और इस तरीके से यूज करे कि भैया सोशल वेलफेयर भी हो जाए और प्रॉफिट भी हो जाए। थिंक, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने बजट को यूज करने वाली है कि कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से प्रॉफिट भी हो जाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए। सो दैट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड रीएलोकेशन। बट रीएलोकेशन में खाली हम ये नहीं सोचेंगे कि हार्मफुल गुड्स पे अगर कोई टैक्स लगाए, और भी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम सोचेंगे, लाइक सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट की सोच ये है कि भैया हमें तो प्राइवेट इंडस्ट्री को टैक्स कंसेशन देने हैं, राइट? हमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को टैक्स कंसेशन देने हैं। सो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव अगेन? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। और भी हैं पब्लिक गुड्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पब्लिक गुड्स? नाम से पता चल रहा है, पब्लिक गुड्स, द गुड्स विच आर फॉर द पब्लिक। पर तुम्हें क्या लगता है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, क्या वो पब्लिक गुड्स बनाएंगे? क्या वो एक ऐसा गुड बनाएंगे जो आपके लिए फ्री हो? थिंक अबाउट इट, सोच के देखो एक बार कि क्या आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट के अगर आप पैसे देना शुरू करोगे तो आप चाहोगे कि स्ट्रीट लाइट पे, तो आप ये चाहोगे ना कि आपकी मर्जी से आप स्ट्रीट लाइट ऑन करोगे, आपकी मर्जी से स्ट्रीट लाइट ऑफ करोगे। पर क्योंकि अब ये स्ट्रीट लाइट गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि पुलिस के पैसे गवर्नमेंट देती है, सर्विसेज ये गवर्नमेंट आपको दे रही है, तो वो सर्विसेज विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट और वो अपने लोगों को फ्री में देती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स कहते किसे हैं? पब्लिक के लिए गुड्स। और देता कौन है?
गवर्नमेंट। और आपको पता है गवर्नमेंट फ्री में देती है। सोच के देखो, अगर गवर्नमेंट उसके पैसे चार्ज करना शुरू कर दे या अगर तुम ही उसके पैसे देना शुरू कर दो, तुम चाहोगे ही नहीं भाई, तुम अपनी मर्जी से स्ट्रीट लाइट चलाओगे। तुम कहोगे पुलिस को मैंने पैसे दिए हैं भाई, लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस की आती है, जितनी ये सारी सर्विसेज आती हैं, क्या है ये? इट इज गिवन फ्री बाय द गवर्नमेंट टू यू। ये आपको फ्री में दी जाती है, तो उसको कहते हैं, ठीक है इनडायरेक्टली दे चार्ज टैक्स फ्रॉम यू, बट ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक गुड्स। अब तुम्हें पता है इसमें ना मैंने दो वर्ड लिखे हैं, इफ यू कैन सी, पब्लिक गुड्स, नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? देख लो एक बार स्ट्रीट लाइट पे पैसे, देखो एक बार पुलिस के लिए स्पेशली पैसे, देखो गवर्नमेंट जैसे सर्विसेज देता है उनके लिए पैसे, क्या कहोगे? लड़ाई करोगे, अरे ये तो स्ट्रीट लाइट मेरी लगाई हुई है, तेरे लिए कैसे जला दूं? जब मेरी मर्जी होगी तब चलाऊंगा, जब मेरी मर्जी होगी तब बंद कर दूंगा। तो पब्लिक गुड्स को इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए भैया सरकार ही ठीक है, इसीलिए सरकार ही ठीक है। तो पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं? पब्लिक गुड्स कहा जाता है नॉन राइवल रिस्क। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉन राइवल रिस्क? कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब यूज कर सकते हैं, किसी की तरफ से कोई लड़ाई नहीं होगी और किसी की तरफ से कोई झगड़ा नहीं होगा। तो अगर ऐसे गुड्स होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पब्लिक गुड्स। एक और वर्ड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉन एक्सक्लूडेबल? भाई सबके लिए इंक्लूडेड है, रिच हो पुअर हो, हमारा स्ट्रीट लाइट का तो कोई हमारा स्ट्रीट डॉग हो, सबके लिए इंक्लूडेड है यार, कोई भी आके उसको यूज कर सकता है। क्योंकि अगर हम पैसे देना शुरू करेंगे तो हम तो जरूरी नहीं है सबके लिए इंक्लूड करेंगे, इसीलिए कहा गया है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल। अभी रिसेंटली कुछ ही ईयर्स में सीबीएसई ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक गुड्स? सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक गुड्स? इट इज नॉट कंपलसरी कि वो हमेशा यही पूछेंगे कि व्हाट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसा पूछेंगे। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कौन सा है गवर्नमेंट का? दैट इज कॉल्ड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चों आपसे कभी भी पूछे ना, क्या पूछे कि भैया गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया टबैको पे, सिगरेट पे टैक्स लगा दिया, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कंसेशन दे दिया, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। खादी के पास सब्सिडी है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पब्लिक गुड्स सर्विसेज देता है लोगों को, सोशल वेलफेयर कर रहा है भाई, तो सोशल वेलफेयर हो गया, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? पब्लिक गुड्स। तो इस मेजर के थ्रू, इस एग्जांपल्स के थ्रू, दीज आर द टेक्निकल टर्म्स, ये एग्जांपल्स के थ्रू आप एक्सप्लेन करोगे कौन सा ऑब्जेक्टिव? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो दिस इज द वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो वो जरूरी नहीं है आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव रीएलोकेशन, और तो उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, सरकार ने पुलिस की फैसिलिटी दी, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। खादी पे छूट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। टबैको पे टैक्स 40% का है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक और ऑब्जेक्टिव है, आपने देखा होगा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज। अब इसका क्या मतलब है? देखो हमारी कंट्री में, क्या किसी भी कंट्री में अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में पॉवर्टी खत्म नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पुअर तो मिल ही जाते हैं, कैसे ना कैसे करके, किसी पे चाहे लेवल कम हो लेवल ज्यादा हो, ये डिपेंड करता है कंट्री की जीडीपी पर, डिपेंड करता है कंट्री ग्रोथ पर क्या गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती? क्या गवर्नमेंट पुअर की हेल्प नहीं करती? सोचो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है पुअर की, राइट? तो इसलिए मैंने जो वर्ड यहाँ लिखा है वो लिखा है रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज, नॉट रिमूवल। हम इनकम इनइक्वालिटी को खत्म नहीं कर सकते, हम इनकम इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि हम इनकम इनइक्वालिटी को अपनी कम कर सकते हैं। सो एक और ऑब्जेक्टिव, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज कैसे हो सकता है, कैसे होता है? सोच के देखो, सरकार कैसे करती है, सरकार किस तरीके से आपकी इनकम जो है, देखो किस तरीके से पुअर की हेल्प करेगी? कुछ नहीं, सरकार कैसे करती है? बेचारे को पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन दे देती है, सब्सिडीज दे देती है, फ्री का राशन दे देती है, सिलेंडर में छूट दे देती है, लाइट में छूट दे देती है ना?
हेल्प करती है ना, तो किसी न किसी तरीके से पुअर की हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तो और जाहिर सी बात है, अगर पुअर की हेल्प हो रही है तो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से तो नहीं दे रही होगी, कोई अपनी पर्सनल पॉकेट तो है नहीं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कहां से लाएगी? जहां से उसकी रिसीट्स आई है, जहां से उसकी इनकम आई है, और उस पे पैसा कहां से आता है? टैक्स के थ्रू। हमारे रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से टैक्स चार्ज करते हैं और वो पुअर को इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज दे देते हैं। अब टैक्स किस तरीके का टैक्स? हमारी कंट्री में अगर टैक्स लगता है तो किस तरीके का टैक्स लगता है? हमारी कंट्री में टैक्स लगता है प्रोग्रेसिव। भाई जैसे 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 इनकम बढ़ी वैसे 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 आपका टैक्स बढ़ता है, ऐसा है हमारी कंट्री का टैक्स। तो हमारी कंट्री में जो टैक्स चलता है, डायरेक्ट टैक्स जो चलता है वो चलता है प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ी और तुम्हारी टैक्स बढ़ा। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो आता है रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज। देखो इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हम इसको रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज कहते हैं, हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कहते हैं। पहचानेंगे कैसे? क्वेश्चन कैसे आता है? या तो सीधा आता है कि भैया एक्सप्लेन करो रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या भैया गवर्नमेंट ने सरकार पुअर को फ्री में क्या दे दिया? सिलेंडर दे दिया। गवर्नमेंट ने पुअर को सस्ता राशन दे दिया। गवर्नमेंट ने पुअर को कोई फैसिलिटी दे दी। तो ये किस लिए दिया गया है? एजुकेशन दे देते हैं फ्री, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज फ्री दे देते हैं। ये किस लिए देते हैं? ये सिर्फ इसलिए देते हैं कि एटलीस्ट हमारी कंट्री का पुअर बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड कर सके। एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज तो हो उसके पास। पर जब गवर्नमेंट इस सोच के साथ कुछ बजट में लेके आती है कि भैया हमें तो पुअर के लिए कुछ करना है, और वो बजट में कुछ अनाउंस करती है, तो उस ऑब्जेक्टिव को क्या कहा जाता है? उस ऑब्जेक्टिव को कहा जाता है रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज, जिसका दूसरा नाम होता है, सीधा सीधा क्या नाम होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बहुत ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो वो इसको सीधा भी पूछ सकते हैं और वो इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं कि सरकार ने पुअर के लिए ऐसा किया। पर क्या क्वेश्चन में ये बताना जरूरी है कि रिच से लेके पुअर के लिए किया? नहीं, अंडरस्टूड है। टैक्स से ही इनकम जनरेट होती है गवर्नमेंट की, मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स ही होती है, और वो पुअर के लिए करते हैं। तो हैवी हाई टैक्स ऑन रिच लगा के क्या करते हैं? वो पुअर को देते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। रिटायरमेंट पेंशन मिलती है, ठीक है, मानते हैं, बट हर जने को पैसा नहीं मिलता है। इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पुअर को देती रहती है। तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का? वो ऑब्जेक्टिव होता है रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज। वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज। और भी तो सोच होंगी, और कुछ भी तो सोच रही है गवर्नमेंट। थर्ड ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अनस्टेबल नहीं है हमारी कंट्री, स्टेबल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? अगर हमारी कंट्री स्टेबल नहीं है तो या तो ऊपर है कुछ या नीचे है, बैलेंस है ही नहीं, या महंगाई है या मंदा है। महंगाई को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। मंदी को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। तो अब आप खुद सोचो, अब महंगाई हो गई तो भी सरकार को बजट में अनाउंस करना पड़ेगा भैया महंगाई हो गई है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सो दैट इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। डिफ्लेशन है, मंदा है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, तब भी गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ेगा कि यार मंदा हुआ है, हमें बजट में कुछ अनाउंस करना पड़ेगा। देखो ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये जो सिचुएशन होती है, ये एक ही दिन की पैदा करी हुई सिचुएशन नहीं है, साल साल लग जाता है, काफी लंबा टाइम लग जाता है। गवर्नमेंट को उसको अगर कोई स्टेप उठाना भी है तो गवर्नमेंट को उसे बजट में अनाउंस करना पड़ेगा। बट अगर सरकार की सोच बजट पे ये निकल के आती है कि भैया हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना है या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? वो ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका एक और नाम भी हो सकता है प्राइस स्टेबिलिटी। इसका एक और नाम भी हो सकता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अच्छा मुझे खुद बताओ, सोच के देखो, इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी टैक्स हाई, गवर्नमेंट करेगी टैक्स इंक्रीज, सो दैट अगर लोगों के पास, आप सोच के देखो कितनी करोड़ जनता है, अगर मैं उसमें से आधा करोड़ जनता से भी 100 रुपए का टैक्स बढ़ा देती हूँ तो कितने सारे लोगों के हाथ से वो टैक्स 100 रुपए खींच जाएंगे और वो उतने 100 रुपए के हिसाब से कंट्री में खर्चा कम होगा। तो ऑटोमेटिकली जब गवर्नमेंट अपना टैक्स इंक्रीज कर देती है, लोगों का टैक्स इंक्रीज कर देती है,
तो लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि लोगों का हाथ थोड़ा सा हो जाता है टाइट, लोगों के हाथ से थोड़ा पैसे का खर्चा होता है कम, मार्केट में आएगा कम, डिमांड होगी कम, तो उससे इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, इन्फ्लेशन की कोशिश हो जाएगी कम। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट देखो जिस तरीके से गवर्नमेंट की इनकम है उस तरीके से गवर्नमेंट का खर्चा भी है, गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे भी करती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो गवर्नमेंट अब खर्चे कहां कहां करती है बताओ, सोचो। रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, ये बहुत सारे कैनाल्स बनते हैं ना, डैम्स, बहुत सारी जगह पे हाईवेज, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन है, सोच के देखो, महंगाई है, लोग खर्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर रहे हैं तभी महंगाई हुई है, लोग मार्केट में पैसा है तभी महंगाई हुई, तो गवर्नमेंट पता क्या करेगी? अपने खर्चे को कम कर देगी। अब अपने खर्चे को कम करेगी, लोगों के पास इनकम के फॉर्म में कम आएगा, लोगों का काम थोड़ा कम हो जाएगा, लोगों के पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, हाथ उनका इस सूरत में भी टाइट हो गया, हाथ टाइट होगा तो खर्चा कम होगा तो महंगाई कम। तो जब गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज करती है इस सोच के साथ कि भैया इन्फ्लेशन हुआ है, अगर गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज करती है या अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज करती है इस सोच के साथ कि इन्फ्लेशन है और उसे बजट में अनाउंस करती है कि भैया इस साल हमें अपना खर्चा कम करना पड़ेगा जहां जहां हमें जरूरत थोड़ी कम है, या हमें टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? पहचानो, वो ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उल्टा कर दो, डिफ्लेशन में मंदा, खर्चा नहीं करने जी लोग, अब क्या करें? अब लोग खर्चा नहीं कर रहे तो अब क्या करें? बढ़ाओ, कम करो, टैक्स कम करो, सरकार कहेगी कम करो। अब हर बंदे के पास सपोज 100 रुपए बचे, हर बंदा, डिटर्मिनेशन में सुना है ना, इनकम है तो खर्चा भी है, हर बंदे के पास से 100 रुपए कम हुए। अब जैसे ही 100 रुपए कम होंगे तो लोग खर्चा क्या करेंगे? टैक्स अगर कम हो गया तो लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा, और अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो लोग खर्चा करेंगे ज्यादा, मार्केट में आएगा ज्यादा, तो मंदा होगा, डिफ्लेशन होगा, थोड़ा सा कंट्रोल। एक और चीज है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, लोगों के पास पैसा नहीं है, सरकार कहेगी अभी रुको, अभी खर्चा बढ़ाते हैं, रोड्स बनेंगी, रेलवेज, कहां कहां खर्चा गवर्नमेंट अपना इंक्रीज कर देगी, कैनाल्स हैं, डैम्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएगी गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स बनाएगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की सेल होगी, तो ऑटोमेटिकली जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्चा तो करेंगे ही ना, लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, लोगों का खर्चा बढ़ेगा, मार्केट में पैसा आएगा। और ये जो मंदे वाली सिचुएशन है जिसमें प्रोड्यूसर रो रहा था यार मेरा सामान नहीं बिक रहा, गवर्नमेंट की वजह से ही वो सामान जो है वो बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो चलिए एक सेकंड का रिव्यू, पब्लिक गुड्स पे पैसे लगाए तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पुअर से हेल्प करिए, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज। स्टेबिलिटी, ओहो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है, पक्का इन्फ्लेशन है, ओहो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करा होगा गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज करा होगा और अपने टैक्स को इंक्रीज किया होगा। तो देखो सोच, जैसी सोच वैसा ऑब्जेक्टिव। अगर सोच ये सारी है तो ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? रीएलोकेशन। अगर सोच है कि टैक्स बढ़ाओ, पुअर की हेल्प करो, देखो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को अगर पहचानना है तो पुअर की हेल्प। टेक्निकल टर्म, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टैक्स बढ़ा होगा पक्का। इन दोनों में डिफरेंस कहां है? टैक्स तो यहां भी बढ़ा है और टैक्स यहां भी बढ़ा है, तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा ऑब्जेक्टिव है? देखो अगर पुअर के लिए कुछ किया गया है, अगर उन्होंने वर्ड पे फोकस किया, पुअर के लिए कोई हेल्प करी गई है, तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी। बट अगर वो पुअर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। यस, तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा क्या आता है? फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ होती है जीडीपी के बढ़ने से। और जीडीपी कैसे बढ़ती है? जीडीपी बढ़ती है गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ने से। जितना अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज का काम होगा उतनी ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी जीडीपी बढ़ रही है ना। तो अगर गवर्नमेंट की सोच ये है
कि भैया मुझे जीडीपी बढ़ानी है और उसके लिए गवर्नमेंट अनाउंस करेगी बजट में, चलो भाई प्रोड्यूसर को रिबेट दे दो, चलो भाई प्रोड्यूसर को कंसेशन दे दो। तो सरकार की सोच क्या है, सरकार की अपनी नीयत है, प्रोड्यूसर को कंसेशन देंगे, प्रोड्यूसर को रिबेट देंगे तो प्रोड्यूसर काम करेगा, प्रोड्यूसर विल बी एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मोर। और प्रोड्यूसर जहां इंकरेज होगा प्रोडक्शन करने के लिए तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट सारी चाल चलना शुरू कर देंगे अपनी। और जहां बढ़नी शुरू हो जाएगी ये सारी चीजें, तो ऑब्जेक्टिव कौन सा गवर्नमेंट का फुलफिल होता है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ भाई। और अच्छा सुनो, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉइंट लिखा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, प्रोड्यूसर की हेल्प होगी, इंटरनेट फैसिलिटीज, अच्छे से प्रोडक्शन हो जाएगा ना, कोई बीच में आएगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बहुत सारी रोड्स हैं, रेलवेज हैं, अच्छा क्यों किया जाता है, ताकि ये प्रोडक्शन हमारा अच्छे से होगा। अगर प्रोडक्शन हमारा अच्छे से होगा तो जीडीपी बढ़ने में हेल्प होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो वही उसी तरीके से जरा उल्टा कर ले क्वेश्चन को, सीधा ऐसे डिफाइन द ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ, और उल्टा कैसे बताओ भाई। सरकार ने प्रोड्यूसर को रिबेट दे दिया, सरकार ने प्रोड्यूसर के प्रोडक्टिव वेंचर्स के लिए कंसेशन दे दिया, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। या गवर्नमेंट की सोच इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाते टाइम ये थी कि भैया मुझे तो जीडीपी बढ़ाना है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर भी ऑब्जेक्टिव आपका कौन सा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। करेक्ट, समझ में आ गया। याद कराऊं, पब्लिक गुड से कौन सा ऑब्जेक्टिव पहचानोगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस तरीके से टेक्निकल टर्म्स को लेके अपने ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे बढ़ता है, देखो काम तो दो ही तरीके से बढ़ता है, या तो खुद का कर लो या नौकरी कर लो, आप खुद का कर लो या नौकरी कर लो। तो गवर्नमेंट की अगर सोच ये है कि भैया अरे हमारी कंट्री में तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो सरकार ने क्या करा, स्कीम्स ले आई, महात्मा गांधी स्कीम, कितनी सारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आती है, कितनी सारी स्कीम्स आती है। अगर सरकार स्कीम्स लाती है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए लाती है, क्योंकि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और उसी वजह से हमारी कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट की ये स्कीम है, गवर्नमेंट क्या करती है भैया, स्कीम्स लेके आती है, और स्कीम्स लेके आएगी और सोच क्या रखेंगे बजट के अंदर, काम देना है, स्कीम्स लेके आनी है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाती है, फ्लाईओवर बनाती है, कैनाल्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, इतने सारे खर्चे करती है, बट इतने सारे खर्चे करते टाइम सोच क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट तो कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो ये दोनों पॉइंट में अब आप ये सोच रहे होगे, मैम ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे ऊपर भी लगवा दिए सरकार ने, मैम ने ऊपर से पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे अपने यहाँ भी लगवा दिए, तो कैसे पहचानेंगे भाई, या तो ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसा गिवन होगा कि कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर्स के साथ कुछ हुआ, तो पहचान जाना इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव अगर सोच ये बताता है, क्वेश्चन ये सोच बताएगा कि भैया एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे लगे, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल एरियाज में कहीं ना कुछ डिस्पैरिटी है, उसको ठीक करने के लिए ऐसा है, गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया कि इस साल हम क्या करेंगे, हम बैकवर्ड एरियाज में प्रोड्यूसर्स को कुछ ना कुछ सब्सिडी देंगे कि जाओ बैकवर्ड एरियाज में अगर तुम वहां इंडस्ट्री ओपन करोगे तो हम तुमको किसी न किसी फॉर्म में सब्सिडी देंगे। अरे प्रोड्यूसर हो गया इनकरेज, प्रोड्यूसर पहुंच गया भैया बैकवर्ड एरिया, वहां जाके उसने प्रोडक्शन यूनिट लगा लिया। सरकार की सोच पता है क्या थी, सरकार की सोच ये थी कि इन लोगों को अगर मैं बैकवर्ड एरिया में भेज दूंगा, काम भी मिल जाएगा, लोग इधर से उधर भागेंगे नहीं, लोग वहीं रहेंगे, दुकानें भी बन जाएंगी, तो किसी ना किसी तरीके से बैकवर्ड एरिया जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। तो अगर सरकार प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है, और देखो इस पॉइंट को कैसे पहचानोगे, कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरिया लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये वाली बात झलक रही होगी
कि इस एरिया को डेवलप करने के लिए, रीजनल एरिया को डेवलप करने के लिए अगर सरकार पैसे लगाती है, अगर सरकार बजट में कुछ लेके आती है, अगर उस क्वेश्चन की भाव से ये समझ में आना शुरू हो जाए कि भैया ये तो बैकवर्ड एरिया को बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? फिर आपका ऑब्जेक्टिव होगा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। नेक्स्ट और लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव आता है, थोड़ा कम पर जरूरी है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। देखो सीधी सी बात है, खाली सबके लिए नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की नहीं देखेगा। सरकार अपने बारे में ना देखे, अपने स्कूल के लिए पैसे नहीं चाहिए, अपने हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं चाहिए, अपनी रेलवे के लिए पैसे नहीं चाहिए, तो थोड़ी अच्छे ज्यादा पैसे तो चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट बजट में ये अनाउंस करती है अपने एंटरप्राइजेस के लिए भी तो हमें पैसे चाहिए ना यार, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो देखो मैंने जब शुरू में कहा था तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि भैया जैसे भाव होंगे वैसा ऑब्जेक्टिव होगा। पुअर के लिए कर रहे हो तो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। अच्छा, अगर आप खादी को सब्सिडी दे रहे हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाए, प्रोडक्शन के लिए लगाए, इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लेके आया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अच्छा, अपनी स्कूल को ठीक करने की बात हो रही है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अच्छा, आप कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को रिबेट दे रहे हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं और इसके क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं। तो बच्चों आपको दोनों तरीके से इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट? आप इसके क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से पहचान सकते हैं, राइट? सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। What is the topic? Objectives of government budget. Thank you all.